मुल्क भर में कोरोना से मजीद 29 अफराद जान की बाजी हार गए। 1228 अफराद में वायरस की तस्दीक। 24 घंटे में मुस्बत केसेस की शरह 2.57% रही। फाल केसेस की तादाद 32,621 है। NCOC की जानिब से ईद उल अजहा के लिए जामे हिदायत जारी। मवेशी मंडियाँ शहर से बाहर लगाई जाएंगी। तमाम स्टाफ और ताजरों का वैक्सीन लगाना लाजमी करार। अंदरूनी शहर जानवरों की खरीदो फरोख्त पर पाबंदी आयद। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की हिदायत पर बैरून मुल्क फंसे पाकिस्तानियों के लिए इक़दाम कर रहे हैं। ओवर बुकिंग करने वाली एयरलाइंस के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। फंसे हुए पाकिस्तानियों को वापस लाने के लिए 5 जुलाई को ऑपरेशन शुरू होगा। 18 फ्लाइट्स के जरिए मुख्तलिफ मुल्कों में फंसे पाकिस्तानियों को वापस लाया जाएगा। वज़ीर हवाबाजी गुलाम सरवर खान की फ्लाइट ऑपरेशन के हवाले से गुफ्तगू। अब्बू बचाओ ड्रामे की नाकामी के बाद आज मुस्तरद सियासी टोला सवात में नया ड्रामा स्टेज करने जा रहा है। इस ड्रामे के तमाम किरदार ही पिट चुके हैं। इन सियासी आवारागर्दों का ना कोई नजरिया, ना कोई रास्ता और ना ही कोई मंजिल है। भटकी हुई रूहों की तरह कभी एक डगर पर और फिर दूसरी डगर पर। इमरान खान पर तनकीद काफ़ी नहीं, अपना प्रोग्राम दें। वफाकी वज़ीर इत्तलात चौधरी फवाद हुसैन का ट्वीट। आज़ाद कश्मीर में आम इंतखाबात के लिए सियासी सरगर्मियों में इजाफा। उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त जारी। 32 सियासी जमातों को इंतखाबी निशान अलाट। तहरीक इंसाफ बल्ले के निशान के साथ मैदान में उतरेगी। मुस्लिम लीग नून शेर, पीपल्स पार्टी तीर, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस घोड़ा और जमात इस्लामी को तराजू का इंतखाबी निशान मिल गया। आज़ाद कश्मीर में तहरीक इंसाफ का अवामी मसाइल के हल और हकीकी तब्दीली लाने का अज़्म। माजी के हुक्मरानों ने हमारी आज़ादी को दाव पर लगाया। मुल्क की वसाइल लूटने वाले बेनकाब हो चुके। PTI आज़ाद कश्मीर में अवाम की महरूमियों का खात्मा करेगी। वफाकी वज़रा मुराद सईद और अली अमीन गंडापुर का डुडियाल में अवामी इज्तिमा से खिताब। भारतीय मज़ालिम के बावजूद कश्मीरियों का जज्बा हुर्रियत बुलंद। कश्मीरी अवाम का जद्दोजहद आज़ादी के शहदा को खराज अक़ीदत। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की 6 से 13 जुलाई तक हफ्ता शहदा मनाने की अपील। दुनिया भर में कोरोना वायरस से मुतासरा अफराद की तादाद 18 करोड़ 42 लाख से तजावुज़ कर गई। खतरनाक वायरस अब तक 39,85,000 से ज़्यादा जिंदगियों के चिराग गुल कर चुका है। कोरोना वायरस के मरीजों के एतबार से अमरीका बदस्तूर सरफहरिस्त, भारत दूसरे और ब्राज़ील तीसरे नंबर पर। भारत में 7 रोज़ में 3,19,000 केस रिपोर्ट, जबकि 6,544 अफराद लुक़्मा अजल बन गए। अफगानिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में अफगान फौज और तालिबान के दरमियान शदीद लड़ाई। हिलमंद में फ़िज़ाई हमलों में 300 से ज़ायद तालिबान जंगजुओं की हलाकत का दावा। 4 सूबों में मज़ीद 13 अजला पर तालिबान का कब्जा। मारूफ लोक गुलकार अल्लन फ़कीर को मदाहों से बिछड़े 21 बरस बीत गए। जुदागाना अंदाज रखने वाले अल्लन फ़कीर की खूबसूरत आवाज़ का सहर आज भी बरकरार है। उन्हें सदारती तमगा बराए हुस्न कारकर्दगी से भी नवाजा गया। इस्लामाबाद में कश्मीर प्रीमियर लीग की ड्राफ्टिंग 6 टीमों का ओवरसीज, प्लेटिनियम, डायमंड, गोल्ड, सिल्वर और इमर्जिंग कैटेगरी में खिलाड़ियों का इंतखाब। इंटरनेशनल स्टार्स भी इवेंट का हिस्सा होंगे। इवेंट 6 से 16 अगस्त तक मुजफ्फराबाद में खेला जाएगा।
यूरो कप के दिलचस्प मुकाबले जारी। इवेंट का सेमीफाइनल लाइनअप मुकम्मल। इंग्लैंड और डेनमार्क की लास्ट फोर में रसाई। क्वार्टर फाइनल्स में इंग्लैंड ने यूक्रेन और डेनमार्क ने जमहूरिया चेक को शिकस्त दी। पहले सेमीफाइनल्स में इंग्लैंड और डेनमार्क की टीमें 6 जुलाई को मद्दे मुकाबिल होंगी। दूसरा सेमीफाइनल 7 जुलाई को इटली और स्पेन के दरमियान खेला जाएगा। विंबलडन टेनिस चैंपियनशिप का छठा रोज स्विस लेजेंड रॉजर फेडरर और जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़वेरेव चौथे मरहले में पहुंच गए। सेकंड सीड रूस के डैनियल मेदवेदेव, कनाडा के फेलिक्स ओये-एलिसीमा और इटली के लोरेंजो सोनेगो की भी पेशकदमी। खवातीन में टॉप सीड एशले बार्टी, बारबोरा क्राइजिकोवा, एमा रादुकानो और कोको गॉफ की चौथे मरहले में रसाई। इवेंट देखिए पीटीवी स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। और 21 मराहल पर मुश्तमिल टूर डी फ्रांस साइकिल रेस दिफाई चैंपियन स्लोवेनिया के तादीज पोगाचर येलो जर्सी पर कब्जा जमाने में कामयाब। 8वां मरहला बेल्जियम के वैलेंटियंस के नाम रहा। ट्यून्स ने 150.8 किलोमीटर का फासला 3 घंटे 54 मिनट और 41 सेकंड्स में तय किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ के इस्लामाबाद स्टूडियो से आप देख रहे हैं दिन 12 बजे का खबरनामा और मैं हूं मनाजिर हुसैन। मैं हूं नाजिया कंवल। खेलों की खबरों के साथ मैं हूं शफीक खान। हेडलाइंस आप मुलाहिजा कर चुके हैं। खबरों की तफसील के लिए हाजिर होंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। बेटा, बकरीद आ रही है, कुर्बानी के हिस्से के पैसे जल्द भेज देना। अब्बा इस साल हिस्सा नहीं, बकरा लेंगे फौरन। क्या कहा बेटा? पूरा बकरा? एमसीबी बर्क रफ्तार के साथ अपनों की हर जरूरत पूरी करें फौरन। एमसीबी बर्क रफ्तार, फौरन से फौरी। एमसीबी बैंक फॉर लाइफ। वेलकम बैक। बुलेटिन में शामिल करेंगे तफसीली खबरें और सबसे पहले आपको बताएंगे कि पाकिस्तान में कोरोना से मजीद 29 अफराद लुक़्मा अजल बन गए। 24 घंटे में मुल्क में मुसद केसेस की शरह 2.57 रिकॉर्ड की गई, जबकि 1228 अफराद में वायरस की तस्दीक हुई। गुज़श्ता रोज 47,832 टेस्ट किए गए। इस वक्त फ़ाल केसेस की तादाद 32,621 है। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर की जानिब से तमाम सूबों को ईद उल अज़हा के लिए जामे हिदायत जारी की गई हैं। इन हिदायत की रोशनी में मवेशी मंडियाँ शहर से बाहर लगाई जाएंगी। कोरोना SOPs पर मुकम्मल अमल दरामद यकीनी बनाते हुए तमाम स्टाफ और ताजरों का वैक्सीन लगाना लाजमी करार दिया गया है। इंतजामिया को दाखिले पर हैंड सैनिटाइजर्स, मास्क और रैपिड एंटीजन टेस्ट की सहूलियात मुयसर करने की ताकीद भी की गई है, जबकि अंदरूनी शहर जानवरों की खरीदो फरोख्त पर पाबंदी आयद है। दूसरी जानिब पाकिस्तान में लगाई जाने वाली वैक्सीन की तादाद 1,67,00,000 से तजावज़ कर गई है। जून के महीने में 8,30,000 से ज़ायद वैक्सीन लगाई गई। गिलगित बल्तिस्तान में कोरोना की मजमूई सूरत हाल और वैक्सीनेशन के अमल का जायजा लेने के लिए DG NCOC की क़यादत में वफ़द ने गिलगित, शगर और हुंजा की वैक्सीन सेंटर्स का मुआयना किया और वहाँ मौजूद अमायदीन से कहा कि NCOC ने तमाम सियाहती मकामात की वैक्सीन के लिए रजिस्टर्ड आबादियों को 100% वैक्सीन लगवाने का फैसला किया है। गिलगित बल्तिस्तान में कोरोना की रोकथाम और वैक्सीन के अमल में बेहतरी लाने के लिए खुसूसी टीम भी तश्कील दी गई है। वज़ीर हवाबाजी गुलाम सरवर खान ने कहा है कि वज़ीर आज़म इमरान खान की हिदायत पर बैरून मुल्क फंसे हुए पाकिस्तानियों के लिए इक़दाम कर रहे हैं। फ्लाइट ऑपरेशन के हवाले से अपने वीडियो बयान में उन्होंने कहा कि ओवर बुकिंग करने वाली एयरलाइंस के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। वज़ीर हवाबाजी ने कहा कि 18 फ्लाइट्स के जरिए मुख्तलिफ मुल्कों में फंसे पाकिस्तानियों को वापस लाया जाएगा, जिसके लिए 5 जुलाई को ऑपरेशन शुरू होगा। गुलाम सरवर खान ने कहा कि मुत्तहिदा अरब अमारात से फ़्लाइट ऑपरेशन कल से ही शुरू कर दिया जाएगा। हमें बड़ा एहसास है जो हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी भाई जो मुख्तलिफ एयरलाइन से ट्रैवल कर रहे थे और मुख्तलिफ स्टेशंस पे फंसे हुए हैं, तो सिविल एविएशन अथॉरिटी ने उन एयरलाइंस की जिन्होंने ओवर बुकिंग करके लोगों को परेशान किया, उन एयरलाइंस में कतर एयरवेज़ है, इत्तेहाद एयरवेज़ है, एमिरेट्स एयरवेज़ है, टर्किश एयरवेज़ है,
उन तमाम एयरलाइंस की एक्सप्लेनेशन भी कॉल कर ली गई है, शोकाज भी दे दिया गया है, उन्हें पेनल्टी भी किया जाएगा और उन्हें इसका जवाब भी देना होगा कि उन्होंने ओवर बुकिंग क्यों की, हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को परेशानियों का शिकार क्यों होने दिया। साथ ही साथ CA और PIA ने मिल के तो 18 फ़्लाइट्स PIA की स्पेशल फ़्लाइट्स शेड्यूल की हैं जो 4 ममालिक में फंसे हुए हमारे स्टैंडर्ड पाकिस्तानी जिनमें दुबई है, दोहा है, शारजा है, बहरीन है, उन्हें 18 फ़्लाइट्स के ज़रिए उन्हें वापस लाया जाएगा और जिनकी तादाद तकरीबन 6132 बनती है। तो ये ऑपरेशन जो UAE के लिए है, ये ऑपरेशन हम शुरू कर रहे हैं 5 जुलाई से इंशाअल्लाह ताला 10 फ़्लाइट्स दे रहे हैं जिससे 3394 पैसेंजर्स को वापस लाया जाएगा। और इसी तरह दोहा से 6 से 18 तक ऑपरेशन होगा। 6 फ़्लाइट्स लगाई गई हैं जो 2016 पैसेंजर्स को वापस लाएंगी। बहरीन के लिए 9 से ऑपरेशन शुरू होगा, 9 से 11 जुलाई तक 2 फ़्लाइट्स जो 722 पैसेंजर्स को लाएंगी। और इसके अलावा हमने 2000 स्पेशल सीट्स फॉर UAE एलोकेट किए हैं और उन लोगों को के लिए भी स्पेशल फ़्लाइट्स लाई जाएंगी और ईद से पहले उन्हें अपने वतन वापस लाया जाएगा। वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात चौधरी फवाद हुसैन ने अपने एक ट्वीट में कहा है कि बैरून मुल्क मुक़ीम पाकिस्तानियों को कुछ रोज़ से PIA की परवाज़ों के शेड्यूल के हवाले से मुश्किलात का सामना था। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म की हिदायत पर वज़ीर हवाबाजी ने PIA और एविएशन हुक्काम से तफसीली मुलाकातें की हैं जिनके नतीजे में परवाज़ों की तादाद में नुमाया इजाफा कर दिया है। वफाकी वज़ीर इत्तलात चौधरी फवाद हुसैन ने कहा है कि अब्बू बचाओ ड्रामे की नाकामी के बाद आज मुस्तरद सियासी टोला सवात में नया ड्रामा स्टेज करने जा रहा है। अपने ट्वीट में वफाकी वज़ीर ने कहा कि इस ड्रामे के तमाम किरदार ही पिट चुके हैं। इन सियासी आवारा गर्दों का ना कोई नज़रिया, कोई रास्ता और ना ही मंजिल है। उन्होंने कहा कि भटकी हुई रूहों की तरह कभी एक डगर फिर दूसरी डगर। इमरान खान पर तनकीद काफ़ी नहीं, अपना प्रोग्राम दें। वज़ीर मुमलिकत इत्तलात व नशरियात फ़ारूक हबीब ने कहा है कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने पाकिस्तान की मईशत को दुरुस्त सिमत पर डाल दिया है। मौजूदा हुकूमत के इक़दामात के बायस रिकॉर्ड टैक्स जमा हुआ। फैसलाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए वज़ीर मुमलिकत इत्तलात ने कहा कि कोरोना के बायस दुनिया की बड़ी बड़ी मईशतें बैठ गईं। कई मुल्क ऐसे हैं जिनकी मईशतें बैंक डिफ़ॉल्ट की हद तक पहुँच गईं। फ़ारूक हबीब ने कहा कि कोरोना वबा के दौरान अपोजिशन हम पर भी मुकम्मल लॉकडाउन के लिए दबाव डालती रही और उन मशवरा देने वालों ने गरीब आदमी का नहीं सोचा। वज़ीर आज़म ने मुखालिफत के बावजूद मुकम्मल लॉकडाउन के बजाय स्मार्ट लॉकडाउन की पॉलिसी अपनाई। कोरोना के दौरान मुकम्मल लॉकडाउन न लगाने से मईशत में बेहतरी आई। उनका कहना था कि वज़ीर आज़म इमरान खान के इक़दामात के बायस पाकिस्तान की बरामदात में रिकॉर्ड इजाफा हुआ है। समंदर पार पाकिस्तानियों ने वज़ीर आज़म पर एतमाद का इजहार किया और रिकॉर्ड तरसीलात ज़र मुल्क में आई। पहली बार ऐसा हो रहा है कि डॉलर मुल्क से जाने के बजाय मुल्क में आ रहे हैं। मुल्क की तारीख में पहली बार एक साल में 60 अरब डॉलर मुल्क में आए। फ़ारूक हबीब ने कहा कि 60 अरब डॉलर बरामदात और तरसीलात ज़र की मद में आए हैं। उन्होंने कहा कि यही वजह है कि अपोजिशन इंतखाबी इस्लाहात से फरार चाहती है, लेकिन हम कारकर्दगी की बुनियाद पर अवाम के पास जाना चाहते हैं। नाज़रीन, हुकूमती इक़दामात से टैक्स मुहासिल में 18% रिकॉर्ड इजाफा हुआ है। टैक्स गोशवारे जमा कराने वालों की तादाद भी 30 लाख से तजावुज़ कर गई है। रवा माली साल में टैक्स वसूलियों का हदफ 5829 अरब रुपए रखा गया है। तफसील से आगाह कर रहे हैं राना इफ्तिखार अहमद। वज़ीर आज़म इमरान खान की हदायत पर FBR टैक्स वसूली में इजाफे और टैक्स नेट को वुसअत देने के लिए भरपूर कोशिशें कर रहा है, जिनके मुस्बत नताइज आना शुरू हो गए हैं। माली साल 2020-21 के दौरान FBR की टैक्स वसूली 18% इजाफे से 4732 अरब रुपए पर पहुंच गई है, जो कोरोना वबा के बावजूद मुल्क में माशी सरगर्मियों में तेजी की भी निशानदेही करती है। रवा माली साल 5829 अरब रुपए का टैक्स वसूली का हदफ हासिल करने के लिए कई इकदाम किए गए हैं। इस वक्त हमारे पास लिस्ट जो है 1.5 करोड़ लोगों की है, जिसके पास हमारी पूरी इनकम प्रोफाइल्स हमारे पास आ गई हैं। हम छोड़ दें उनको? पिछले 72 साल 74 साल तो हमने छोड़ दिया, तो नतीजा क्या हुआ कि हमारी टैक्स टू GDP वही 10% पे फिर रही है। जब से पाकिस्तान बना है इससे आगे गई नहीं है, कभी 10, 11, मैक्सिमम 12। तो अगर हम
टैक्स टू जीडीपी 20% तक नहीं लेके जाएंगे, 6 से 8% तक ग्रोथ नहीं करेंगे, तो हम अपने लोगों का कैसे ख्याल रखेंगे? टैक्स चोरी रोकने और टैक्स नेट में इजाफे के साथ इनकम टैक्स गोशवारे जमा कराने के अमल को भी आसान बनाया गया है, जिसकी वजह से एक साल में टैक्स गोशवारे दाखिल कराने वालों की तादाद 12.5% इजाफे से 30,10,000 हो गई है। हमारी ट्रेड जो कि 18 ट्रिलियन रुपए की ट्रेड है, उसमें से सिर्फ 3.5 ट्रिलियन टैक्स नेट में है और 150 अरब रुपया हमें उधर से मिलता है। हम कोशिश करेंगे इस बजट में कि वो हम नेट बढ़ाएं। जब वो नेट बढ़ाएंगे तो अमाउंट ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस जो है वो हमारे पास ज्यादा इकट्ठा होगा, लेकिन कंज्यूमर पे कर रहा है, अभी वो सेल्स टैक्स ले रहे हैं जो हमें नहीं दे रहे। तो जब हम उनसे लेंगे तो हमारा जो बेसिकली बेस तो बढ़ेगा। रिफंड्स के अमल को भी आसान बनाया गया है। अब इनकम और सेल्स टैक्स से रिफंड्स की अदायगी बराह रास्त टैक्स गुजारों के अकाउंट्स में की जा रही है। इनकम टैक्स के रिफंड्स हैं वो हम साथ के साथ इशू कर रहे हैं और वो रिफंड्स जो हैं अब डायरेक्टली टैक्स पेयर्स के अकाउंट में जा रहे हैं। तो जो पुराना सिस्टम था जहाँ टैक्स पेयर्स को ऑफिस में आना पड़ता था और उनको चेक मिलता था, वो ख़त्म हो गया है। और जिसमें सेल्स टैक्स का प्रोसेस है कि डायरेक्टली वो टैक्स पेयर के अकाउंट में क्रेडिट हो जाते हैं, तो इनकम टैक्स के रिफंड भी ऐसे हो रहे हैं। टैक्स अदायगी एक कौमी जिम्मेदारी है। मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए हर शहरी को अपने हिस्से का टैक्स ईमानदारी से अदा करना चाहिए। राना इफ्तिखार अहमद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। टैक्स सिर्फ हुए थे, मैं तो और बहुत कुछ कर सकता हूँ। और वो सीवी उनकी तैयार हो, इंशाल्लाह वो हम ढूंढ रहे हैं, 1-2 रोज़ में इंशाल्लाह उसकी हमें कहीं ना कहीं से वो मिल जाएगी सीवी। कि ये अमेरिका में जब एक गैरतमंद कौम के एक दलेर लीडर ने जब ऐलान किया कि हमने भी सुना था, लोग कहते थे कि जी ये अमेरिका में तो कौन कौन कहता था कि जी ये तो अपनी मतलब माफ़ करे कि अपनी माँ को भेज देती है, तो ऐसी कौम है। बड़े अरसे बाद जो कौमी गैरत है, कौमी हमीयत है, उसकी तर्जुमानी की है हमारे प्राइम मिनिस्टर ने। तो लगता है कि ये जाना चाह रहे हैं अमेरिका और जाके कहेंगे जी वो नहीं, एक वो फिल्म हुआ करती थी मशहूर, मैं हूं ना फिल्म, उसकी रिकॉर्डिंग के लिए जाएंगे कि जी मैं हूं ना, और के हुक्म मेरे आका, हमें बताइए। लेकिन अब वो दौर गुजर गया, अब वो दौर गुजर गया। अब ये गैरतमंद कौम अपनी गैरत के फैसले खुद करेगी। आज जैसा कि मैंने आपसे कहा था पहले कि ये सिंध का जो बजट इन ग्लैंस आपने देखा, 13 साल बजट ये पीछे, और मैंने बताया था कि इस पे हमने चार्जशीट्स देनी है। तो आज मेरी जो चार्जशीट है वो मैं ज़रूर दूंगा, चूँकि मैंने वादा किया अब हर डिपार्टमेंट पे एक चार्जशीट होगी। तो हमारी बजट जो इन्होंने हमारी ज़बानबंदी की थी, हमने कहा था कि उसके ऊपर हमने तफसीली चार्जशीट देनी है। तो आज मैं बताऊंगा कि कितने बड़े पैमाने पे इन्होंने जो ये 5,000 अरब अगर जरदारी साहब के ऊपर केसेस हैं और उन्होंने देने हैं, तो कैसे चुराए, कहाँ से चुराए, किसने चुराए, उसकी भी इंशाल्लाह किस्तवार हम चार्जशीट जारी करेंगे। हमने वज़ीर आला साहब की नाअहली के लिए केस किया हुआ है, कल मैं कोर्ट में भी जा रहा हूँ, और दीगर मामलात पर जो चार्जशीट तो मेरे लेफ़्ट पर मौजूद है। लेकिन मैं थोड़ा सा सईद गनी साहब की बात करता चलूँ। कल भी उन्होंने मेरी कंपनी की बड़ी सारे दिन मशहूरी करते रहे हैं, हलीम आदिल शेख के पीछे लगे हुए हैं। हलीम आदिल शेख को बड़ी पता नहीं तकलीफ़ ये है कि हलीम आदिल शेख ने इनको बेनकाब करता है। हलीम आदिल शेख ने वज़ीर आला के ख़िलाफ़ पिटीशन दायर कर दी है। हलीम आदिल शेख इनके घर में घुस के नहीं कहता कि इनको बेनकाब करता है, इनके हलकों में जाके बेनकाब करता है। ये बुराई है हलीम आदिल शेख में। तो सईद गनी साहब वैसे तो आजकल उन्होंने एक नया अलग घर लिया हुआ है खड्डा मार्केट पे, वहाँ सिर्फ स्विमिंग करने जाते हैं। मैं कहना चाहता हूँ अलग घर है सिर्फ स्विमिंग के लिए, मतलब माशाल्लाह एक वैसे तो बड़े मिस्कीन टाइप के नज़र आते हैं, लेकिन माशाल्लाह बहुत कुछ है पर्दे के पीछे। बात यह है कि सईद गनी साहब आपने कहा कि मैं आप जाने नैब जाने, वो हमारा वास्ता नहीं है उसके अंदर। बाकी बात यह है कि नैब एक आज़ाद इदारा है, उसको आज़ादी से काम करना चाहिए। अगर किसी भी स्टेज पे मेरे ऊपर कोई चीज़ है तो इंशाल्लाह हम उसकी सफाई देंगे, वो इशू नहीं है। हमारी किताबें खुली हैं, बाबर रवान साहब भी थे, इल्ज़ाम लगा, सफाई दी, अलीम खान साहब चल रहे हैं। जिस चीज़ पे इंक्वायरीज थी तहरीक इंसाफ, हम अपनी सफाई अदालतों में देंगे। कहीं कोई चीज़ आती है तो हमारे लिए इशू नहीं है, हम तैयार हैं हर काम के लिए। लेकिन धमकाना, इदारों को धमकाना, एजाज जखरानी को जब वो पकड़ने आते हैं तो हमला करा दिया जाता है, और वो SSP ज़मीन पे बैठ के कहता है कि और बताओ, जाली FIR काट के जाली लोगों को पकड़ता है उसके अंदर। तो मैं कहना चाहता हूँ कि जिस तरीके से उन्होंने धमकाना शुरू किया इदारों को, और सईद गनी साहब ने जो धमकी दी है, सईद गनी साहब आपने कहा कि मैं जाऊँगा और अपने कपड़े छोड़ कर आऊँगा और कपड़े समेत जाऊँगा। अब कपड़ों समेत ना जाइए, अब अबड़ों समेत चले जाइए।
आप अबड़ों समेत चले जाइए और कपड़ों को रहने दीजिए, उसी को छोड़ाइए, थोड़ा बहुत झाड़ेंगे अबड़ों को, उसी में से बहुत कुछ निकल आएगा। तफसील इंशाल्लाह इसकी बता दूंगा, हुई अबड़ो एंड क्या कर रहा है वो, तो वो इंशाल्लाह आप उसको छोड़ाइए। तो नैब से भी कहता हूँ कि कपड़ों शपड़ों को छोड़िए, अबड़ों को पकड़ लीजिए। और ये जिस तरीके से उन्होंने कल ये टीवी पर बैठे हैं, इसी तरीके से जब डॉक्टर रिजवान की रिपोर्ट थी, सईद गनी साहब आपको आपका इशू नैब का तो होगा ही होगा, लेकिन असल आप ANF का केस है, एंटी नार्कोटिक फोर्स का केस है, और पहले भी आपको पकड़ा जाना था, किसी की मेहरबानी है शायद आपके काम आ गई। आप तो ये सब गवाह हुए, सब चीज़ें मेरे पास मौजूद हैं और तफसील से भी दूंगा आपको। बात यह कि मासूम चेहरे के अंदर छुपने हम नहीं देंगे किसी को। जिस रोज़ इनके खिलाफ डॉक्टर लोग पकड़े गए थे, ANF का ये फरहान शुरला गिरफ्तार हुआ था, तो उस दिन ये जाके ARY पर बैठ गए थे और ये इनकी कह रहे हैं कि जी हुकूमत ने मेरे खिलाफ टास्क दे दिया है, ANF को टास्क दे दिया है। अच्छा, ANF को कहा गया कि SP रिजवान की रिपोर्ट मुझे मिली है। उस रोज़ ये ARY के शो के अंदर बैठ के लगे रहे थे, जैसे कल ये सारे दिन टीवी पे बैठते रहे, उस रोज़ ये ANF को धमकाते रहे थे। और मैं बताना चाहता हूँ सईद गनी साहब, मुझे ये बताइए कि ये कौन है? ये फरहान शुरला, ANF ने जिसको 2 दफ़ा गिरफ्तार किया है। फरहान शुरला इनके भाई फरहान गनी के साथ उसकी तस्वीर है, और इसको ANF ने 2 दफ़ा इसकी FIR काटी। और जब इसको फरहान शुरले को, और ये फरहान शुरला आपके भाई के साथ भी है और आपके साथ भी है, अगर आप माशाल्लाह नेक परवीन है, तो ये फरहान शुरला के साथ आप क्या कर रहे हैं ज़रा बता दीजिए। और ये इल्ज़ाम नहीं है, उस दिन भी बड़े ये मलेशिया के कपड़े पहन के और वहाँ जाके बैठ गए थे। तो मैं पूछना चाहता हूँ, जवाब दें, हु इज़ फरहान शुरला? चलिए, अगर इल्ज़ाम है तो ये जो CDR रिपोर्ट्स हैं, मैं भी साफ़ियों को दे भी देता हूँ, ये फरहान गनी और फरहान शुरला की जो CDR रिपोर्ट्स हैं, जो कि फरहान शुरले ने फरहान गनी से बातचीत की है। फरहान गनी साहब पीपल पार्टी के बहुत बड़े रहनुमा हैं, आपके छोटे भाई हैं, और स्विमिंग पूल भी उन्हीं का घर में बना हुआ है। तो ये फरहान शुरले का, जिसको 2 दफ़ा ANF ने पकड़ा, उसमें मैं पूछता हूँ FIR भी ये फरहान शुरले की कटी हुई है। मैं पूछना चाहता हूँ, मुझे इनका जवाब ज़रूर दे दीजिए सईद गनी साहब के, हुई फरहान शुरला। और जनाब अली, ये कौन है भाई? ये डकैत है, इसकी FIR भी आपको शेयर करता हूँ। ये सईद गनी साहब के साथ खड़ा हुआ है माशाल्लाह, और इसमें इसके सीने पे बिलावल जरदारी साहब की तस्वीर बनी हुई है। ये देख लें, ये डकैत, इसके जो T-शर्ट पहनी हुई है, बिलावल जरदारी उस पर नजर आ रहे हैं। तो असल चेहरा बिलावल जरदारी का भी यही है, डाकुओं के सरपरस्त। ये मासूम चेहरे के पीछे असल फेस देखो। ये डकैत कौन है? इस वक्त ये डकैत मौजूद है किसमें? जेल के अंदर मौजूद है, सेंट्रल जेल में। इसके ऊपर ये FIR कटी हुई है, थाना पाकिस्तान बाजार में, FIR नंबर 85/2020। तो मैं पूछना चाहता हूं, सारे गवाहान के बयान मौजूद हैं और इस डकैत के भी बयान मौजूद हैं कि इस डकैत की जो भी चोरी ये जो करता था, डकैतियां करता था, उसकी सरपरस्ती सईद गनी साहब का उसके भाई करते थे। हसन नाथा एक अरसे तक यहां मंशियात फरोशी करता रहा। हसन नाथा, जिस रोज़ डॉक्टर रिजवान ने उसके खिलाफ रिपोर्ट जारी की, इन्होंने बजाय इसके कि उसको कोई एजेंसी पकड़ ले, कोई और पकड़ ले, कोई तफसीलात ले ले, हसन नाथा को इन्होंने जेल भिजवा दिया। मैं पूछना चाहता हूँ, डॉक्टर रिजवान से पहले हसन नाथा के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की गई थी? तो मैं बताना चाहता हूँ, पीपल्स पार्टी के ये, मैं कहना चाहता हूँ, ये बहरूपिये हैं, ये हैं कुछ, हैं कवाकिब कुछ नज़र आते हैं कुछ। ये क्लीन शेव में चश्मे लगा के, मासूम बन के, मैं तो कपड़े लेके जाऊंगा, ड्रामेबाजी, कभी टीवी एंकर टीवी शो के नीचे बैठ जाते हैं। कपड़े लेके ना जाओ भाई, मोहम्मद खान को लेके जाओ, पता चल जाएगा, अबड़ों को ले जाओ। तो मैं कहना चाहता हूँ, ये वही सईद गनी अपने आप को सादा शो करते हैं। तीन मिनिस्ट्रियों की, लेबर की गाड़ी भी इनके पास, इनको बड़ी जान का खतरा है। 3 लैंड क्रूजर, पता नहीं जो बड़ी जीपें SUVs लेके घूम रहे हैं, सरकारी गाड़ियां जो होती हैं, फॉर्चूनर है क्या है, इनको वो मज़े लगे हुए हैं। अयाशी हो रही है, इल्ज़ाम लगाने के लिए छोड़ा हुआ है, ग्राउंड पे कब्जा करने के लिए एक वो सांड को छोड़ा हुआ है, एक सांड ईस्ट का सांड है, उसको छोड़ा हुआ है ज़मीनों पे। DC ऑफिस की ज़मीन पे कब्जा कर रहा है। मतलब सईद गनी की सरपरस्ती में डिप्टी कमिश्नर मलीर के दफ्तर की ज़मीन पर कब्जा कर रहा है एक सांड, वो इन्होंने छोड़ा हुआ है, सरकारी सांड बना के इन्होंने सईद गनी ने अपने सरकारी सांड ग्राउंड में उतारे हुए हैं। तो सईद गनी साहब, आप जो मेरी मशहूरी कर रहे हो तो आपकी बड़ी मेहरबानी। हलीम आदिल शेख तो एक खुली किताब है,
अब मैं आता हूं, इनको बड़ी तकलीफ है, थोड़ा सा अगेन मैं रिपीट कर देता हूं आपके सवाल से पहले। इन्होंने कहा कि जी हलीम आदिल शेख को नैब को गिरफ्तार करना चाहिए। जी बिल्कुल, अगर गिरफ्तार करना चाहती है तो मैं मौजूद हूं, लेकिन भाई क्यों गिरफ्तार करना चाहिए? आपके वज़ीर आला के ऊपर 7 केसेस हैं, एक रेफरेंस बन चुका है, वज़ीर आला आजाद घूम रहा है। रेफरेंस बनने के बाद तो हम क्या कहेंगे, क्यों आजाद घूम रहा है? आपके पर्ची चेयरमैन पर जैसे अंडे से चूजे निकलते हैं, वैसे यहां पर्ची से चेयरमैन निकला है। मैं कहना चाहता हूं कि उस पर्ची चेयर जेवी ओपल का 1 अरब से ज्यादा डायरेक्ट ये जो उसका जाली अकाउंट के पैसे, करप्शन के पैसे बिलावल जरदारी के अकाउंट में जमा हुए हैं। कि जी बच्चा है, चीफ जस्टिस ने कहा बच्चा है, जरा उसको छोड़ दो। वो बच्चा होने पे चला गया। जरदारी साहब पे 5000 अरब उन्होंने देने हैं अभी। जरदारी साहब बीमार हैं, उनको छोड़ दो। एक साहिबा हैं, वो खातून है, उनको छोड़ दो। मतलब सारे आजाद फिर रहे हैं आपके। चलो कोई तो बेल पे है, कोई नहीं है, लेकिन मुराद अली शाह कैसे आजाद है? मैं पूछना चाहता हूं, रेफरेंस बनने के बाद भी, और मीर मुनव्वर तालपुर की भी इंक्वायरी से नाम खत्म हुआ है। बहुत सारे लोगों का आपके इंक्वायरी होती है, इंक्वायरी के बाद या इन्वेस्टिगेशन में चली जाती है या इंक्वायरी हो जाती है, तो हम तो खुली किताब है। मेरे खिलाफ इन्होंने 20 जनवरी 2020 से, जिस दिन मैंने गन्ने की रैली निकाली थी, मेरे खिलाफ स्टार्ट हुए, और उसके बाद 2.5 साल बाद इन्होंने 2.5 साल लगे रहे। हर 20 दिन बाद एक खबरों की हेडलाइन बन जाया करती थी, एक नोटिस हो गया। और उसके बाद मैं आपको लेटर भी शेयर कर दूंगा कि इन्होंने एंटी करप्शन ने ज़मीर अब्बासी एक शख्स है जो कि इनका नैब के मामलात के लिए इनका लॉयर है या इनका स्पॉन्सर, वो इनका फैसिलिटेटर है, जो नैब के अंदर इनका फ्रंट मैन है, जो कि मामला नैब का मुलाजिम था, नैब का स्टाफ था। उसने उसको शर्जील मेमन को फैसिलिटी दी। उसने मुर्तज़ा वहाब ने हार्टिकल्चर सोसाइटी में एज ए लॉ एडवाइजर एक गलत समरी बना के दी थी, जिसमें नासिर लूथा को जमीन अलॉट हुई थी। उसके अंदर मुर्तज़ा वहाब को क्लियर कराने वाला ज़मीर अब्बासी था, डॉक्टर आसिम को क्लियर कराने वाला, वीक केस बनाने वाला था कि सजा 465 अरब का केस फड़े नहीं जा रहे, घूम रहे हैं अभी तक, आज तक। वो जो शख्स था ज़मीर अब्बासी, वो नैब के अंदर इनका एक वो ठेकेदार बना हुआ है, जिनको सबको, किसी को फंसवाता है, किसी को निकलवाता है, और उसके चक्कर में एंटी करप्शन में लगा के रखा। और आज भी वो लोकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में गदर मचा रहा है, खुद भी नाजायज़, गैर कानूनी, गैर आईनी तरीके से सिंध गवर्नमेंट में आए, वो उसके खिलाफ भी पिटीशन हम करने जा रहे हैं। उसकी नौकरी इंशाल्लाह ख़त्म जाएगी वापस। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि नैब के अंदर इन्होंने खुद एंटी करप्शन डिपार्टमेंट बता रहा है कि हमने हलीम आदिल शेख के खिलाफ केस बनाकर ACC 1 में भेजा, चीफ सेक्रेटरी, चेयरमैन एंटी करप्शन और मेंबर LU, उन्होंने इसको भेज दिया बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के अंदर कार्रवाई के लिए। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के अंदर उसकी रिपोर्टें मौजूद है और अल्हम्दुलिल्लाह हम हाई कोर्ट में चले गए। आज भी स्टेटस को है, और इन्होंने जमीनें तोड़ी थी उसको बेस बनाकर, उसके ऊपर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट चल रहा है सिंध हुकूमत के खिलाफ। उसके बाद इन्होंने दरखास्त, मतलब मेरे खिलाफ कंप्लेनेंट कौन है, मेरे खिलाफ दरखास्त गुजार है मुराद अली शाह, सिंध हुकूमत, लाज़िम वो तो होंगे। उन्होंने नैब को भिजवा दिया, नैब इंक्वायरी करेगी और इंशाल्लाह जो जवाब होगा हम देंगे। हम इनकी तरह ना भागने वाले हैं, ना धमकाने वाले हैं, ना कुछ कराने वाले हैं। हर चीज़ इंशाल्लाह, जब इतनी बड़ी बंदा जब आग से खेलता है तो शोले तो आते हैं उसकी तरफ। ये सब मेरे पीछे लगे हुए हैं, लेकिन असल मुझ पर जो इल्ज़ाम लगाते हैं कि जी पता नहीं कोई 250 एकड़ 258 एकड़ ज़मीन जो है वो कब्जा की हुई है। एक तो बताना चाहूँ कि मेरी एक ज़मीन जो मेरी है, 4 एकड़ मेरी ज़मीन है, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 1991 में ली थी, आज तक मेरे नाम पे डिक्लेयर्ड है इलेक्शन कमीशन में। उसके अलावा मेरे कुछ फैमिली मेम्बर्स की अगर ज़मीनें हैं, उसमें भी 1 इंच ज़मीन लीज है। हाई कोर्ट के अंदर उसका तमाम रिकॉर्ड जमा है। सिंध हुकूमत के गलत एक्शन के ऊपर इनके खिलाफ एक्शन हो रहा है। अगर कुछ साबित होता तो मुझे अंदर कर चुके होते, मैं आज बाहर आपके सामने ना होता। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी हर चीज़ लेजिटिमेट है। फिर भी इल्ज़ाम है कि जी मैंने 258 एकड़ पे पता नहीं क्या कर लिया। अब आइए जी, लाखों एकड़ एक ज़मीन, आज ये है चार्जशीट रेवेन्यू डिपार्टमेंट के ऊपर। पहली चार्जशीट मैंने उस दिन दी थी एक और डिपार्टमेंट पे, आज रेवेन्यू डिपार्टमेंट पे। इंशाल्लाह सिंध के हर महकमे के ऊपर हमने, इन्होंने मुझे बहैसियत अपोजिशन लीडर मेरी जवाबबंदी तो कर ली, लेकिन मैंने कहा था कि वो मेरी बजट स्पीच जो है वो एक चार्जशीट में कन्वर्ट हो चुकी है। इस काले बजट की चार्जशीट, ये जो पीछे है बजट इन ए ग्लांस, जहाँ कुत्ते खाते हैं, एड्स लगाते हैं, सारा कुछ करते हैं। तो मैं बताना चाहता हूँ, इनकी जो पीपल्स पार्टी ने जो लाखों एकड़ पे नाजायज कब्जे किए हैं, और ये इसकी सारी
कुछ फाइलें मौजूद हैं, यहां मौजूद रहेंगी। साफी हजरात, मैं बैठा हूं इस कमरे के अंदर, जिसको जो चीज जो मैं अल्फाज कह रहा हूं उसका प्रूफ चाहिए, मैं कागजों के अंदर आपको दूंगा। मैं दफ्तर में मौजूद हूं, फाइलें मेरे पास मौजूद है, मैं इस वक्त अपने चैम्बर में मौजूद हूं। एक एक चीज जो मैं बताऊंगा उसका मैं सबूत आपको दूंगा, और जिसको चाहिए होगा मैं उसका सबूत दूंगा। और सुनिए जी, तकरीबन अलॉटमेंट जो हुई है 1990 से और 3 साल पहले तक, वो 65,000 एकड़ ज़मीन अलॉटमेंट की गई है, जिसमें से 43,000 एकड़ ज़मीन पीपल्स पार्टी के दौर में अलॉटमेंट की गई है, और 2,000 एकड़ ज़मीन तो जाम सादिक साहब के दौर में अलॉट की थी, और उसके बाद भी आज तक उसके जाली साइन में इम्तियाज़ शेख साहब लगे हुए हैं। जिसको चाहिए इम्तियाज़ शेख से रब्ता करे, वो जाम सादिक के ज़माने की फ़ाइलें बना के देता है उसको। 28,000 एकड़ ज़मीन जनाब अब्दुल्ला शाह साहब, तफसील में नहीं जाऊंगा, किसी के वालिद हैं, लेकिन 28,000 जो कि मुराद अली शाह साहब के वालिद साहब थे, 28,000 एकड़ ज़मीन, और कितने में? 100 रुपए एकड़, 200 रुपए एकड़, 1,000 रुपए एकड़, 50,000 रुपए एकड़ मैक्सिमम। मतलब ये 100, 200, 1,000 और 50,000 एकड़ में करोड़ों की जमीनें इन्होंने, कहते हैं ना, भुगड़न मुठते ऐसे ही अंधा बांटे रेवड़ी, अपनों अपनों को दे। ये तो मैं कहता हूं अलॉटमेंट्स का, जमीन का जो सर्कल स्टार्ट किया, ये जनाब अब्दुल्ला शाह साहब के अल्लाह ताला ने गरीक रहमत करे, मगफरत फरमाए, जन्नतुल फिरदौस अता फरमाए। भाई अब तो नाराज नहीं ना, मैं तो दुआ मांग रहा हूं उनके लिए, लेकिन जो है हमारे साथ जो किया बताऊंगा तो सही ना। और उसके बाद तकरीबन 2000, उसके बाद 2012 तक, मतलब पहले जमीन अलॉट हुई, ये मैंने बताया कि 30,000 एकड़ जमीन, उसके बाद 17,000 एकड़ जमीन और अलॉट हुई, जो कि मुशर्रफ में आने के बाद अलॉट हुई। उस 17,000 एकड़ में से अगेन 15,000 एकड़ जमीन जो थी वो पीपल्स पार्टी ने 2008 के बाद अलॉट की है। और उसके बाद अरबाब रहीम ने कुछ एकड़ जमीन अलॉट की है, जो कि इदारों को, मतलब हेल्थ इदारों को, एजुकेशन इदारों को, दीगर इदारों को, आगा खान ट्रस्ट वगैरह इस किस्म के इदारों को अलॉट की। और उसने अली मोहम्मद महर ने 500 एकड़ जमीन अलॉट की। बाकी ये सारी अलॉटमेंट जो थी, और ये इनके ज़माने में अलॉट हुई, मैंने बताया आपको। 87,000 एकड़ जमीन, 87,000 एकड़ लैंड जो है वो कराची और उसके मज़ाफ़ात में कब्जे में है। और ये मैं नहीं कह रहा, ये सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट जमा कराई गई है बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जानिब से कि 87,000 एकड़ जमीन गैर कानूनी तरीके से कब्जों में है। ये सारी फाइलें भी दिखा रहा हूं आपको। 87,000 एकड़ जमीन कब्जे खाली नहीं कराए गए हैं। उसके अलावा जंगलात की 28 लाख एकड़ जमीन के ऊपर, जंगलात की 28 लाख एकड़ जमीन के ऊपर इनका एक गैर कानूनी कब्जा है। इन्होंने अपनी केटियां बनाई हुई हैं, न जाने इन्होंने क्या कुछ किया हुआ है। जो कराची की मैंने बताई 87,000, 57,000 एकड़ की तो रिपोर्ट जमा हो चुकी है कोर्ट के अंदर। 30,000 एकड़ जमीन जिसमें जाली गोट हैं, जाली लीजे हैं, जाली खाते हैं, सेक्शन 17 है, न जाने क्या क्या है। अच्छा, सीएम साहब एक ड्रामा करते हैं, हर 3-4 महीने बाद एक नोटिफिकेशन निकाल देते हैं, जमीनें कैंसिल, जमीनें कैंसिल, जमीनें कैंसिल। कागजों में रूपकारी कैंसिल, जमीनें कैंसिल, अलॉटमेंट कैंसिल, लेकिन कब्जे सारे नाजायज। मतलब लाखों एकड़ जमीन नाजायज कब्जे में है सिंध हुकूमत के अपने बिहाफ। और ये यूनुस मेमन सिस्टम, ये यूनुस सेठ सिस्टम, यूनुस कुदवाई सिस्टम जो आज तक चल रहा है, वो अब्दुल्ला शाह साहब के जमाने की अलॉटमेंट, उस पर जाली चलान, जाली अलॉटमेंट, जाली लेटर, जाली खाते, आज तक उसके ऊपर ये जो ना 5,000 एकड़ अरब जो देने हैं उन्होंने वापस, और इसके ऊपर रिपोर्ट बनी थी। और मैं बताना चाहता हूं, नजर मोहम्मद लगारी साहब ने इसके ऊपर रिपोर्ट बनाई थी कि जी उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट को जमा कराई गई, सुप्रीम कोर्ट ने एक्शन ले लिया था। फिर वो आगे जी मोहतरमा की शहादत को उन्होंने बड़ा इस्तेमाल किया, अफसोस के साथ। मोहतरमा की शहादत में इनकी चेयरमैनशिप मिल गई, मोहतरमा की शहादत में ये लीडर बन गए, मोहतरमा की शहादत एक बड़ी लीडर थी, ये सदर पाकिस्तान बन गए। और मोहतरमा की शहादत में तकरीबन आपको पता है कि 877 देहों के रिकॉर्ड जल गए थे। मतलब कुछ तो जल गए थे, कुछ जला दिए गए थे, उसके बाद कुछ को कहा गया था कि जल गए हैं। उसको कंप्यूटराइज करने के लिए 6 अरब रुपए का खर्च आया, और जब कंप्यूटराइज की गए तो उसके अंदर 2,37,000 एंट्रियां जाली निकली।
नैब आज़ाद और खुद मुख्तार इदारा है। सईद गनी ANF का केस है। इदारों पर इल्ज़ाम तराशी और धमकाना पीपल्स पार्टी का वतीरा है। सईद गनी नैब में पेश होकर जवाब दें, हम पीपल्स पार्टी की करप्शन के खिलाफ आवाज़ उठाते रहेंगे। पीपल्स पार्टी ने सिंध की ज़मीनों पर कब्जे किए और अपोजिशन ने के इजलास के दौरान भी बजट के हवाले से अपोजिशन की जुबानबंदी की गई। तहरीक इंसाफ के रहनुमा हलीम आदिल शेख कराची में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, जो आपने मुलाहिजा की। मज़ीद खबरों की जाने पड़ेंगे। इक्तिसादी राहदारी के तहत 146 किलोमीटर तवील होशाब आवारान शाहराह की तामीर का काम शुरू कर दिया गया है। इसी बारे में मज़ीद तफसील से आगाह करेंगे मोहम्मद जुबैरुद्दीन। रकबे के लिहाज से मुल्क के सबसे बड़े सूबे बलूचिस्तान में तवील मुसाफतें और जदीद शाहराहों की अदम मौजूदगी बड़े मसाइल में से एक हैं, जबकि इन ज़िलों में बसने वाले शहरियों को मुल्क के दीगर शहरों के सफ़र के लिए भी मुखालिफ सिमत में सफ़र करना पड़ता है, जहाँ से वो कराची और दीगर बड़े शहरों का रुख करते हैं। और यूँ ये सफ़र न सिर्फ कठिन और तवील हो जाता है, बल्कि इसके साथ साथ ज़रूरत के बावजूद इंतहाई महंगा भी साबित होता है। मौजूदा हुकूमत ने इन्हीं मुश्किलात को मद्देनज़र रखते हुए होशाब आवारान सड़क की तामीर शुरू कर दी है। प्राइम मिनिस्टर ने हिदायत की और प्लानिंग टीम ने बैठ के बड़ी मेहनत के साथ एक बहुत बड़ा साउथ बलूचिस्तान का पैकेज बनाया, जो कि 600 अरब से ज़्यादा है। ये 72 साल की तारीख़ में पहली दफ़ा इतना बड़ा मंसूबा एक दफ़ा इंटीग्रेटेड प्लान के तहत ये लॉन्च किया गया। और जो हम सड़कें देख रहे हैं ये भी अभी उसी पैकेज का हिस्सा हैं। ये जो पूरा पैकेज है इसमें 199 स्कीम्स हैं, तकरीबन 200 स्कीम्स हैं। और इन स्कीम्स में क्या है, अभी ये जो मेन रोड यहाँ से जा रही है ये M8 है, इसके साथ कनेक्टिविटी जब हो जाएगी, इसके अलावा बेशुमार ऐसी सड़कें हैं जो यहाँ जाल बिछ जाएगा और जो यहाँ के लोगों का ख्वाब है। इस सड़क पर 9 ब्रिजेस भी तामीर किए जाएंगे। खुशाब आवारान रोड फासले समेटने के साथ साथ मकामी लोगों के लिए भी खुशहाली की नवीद है। मोहम्मद जुबैरुद्दीन, पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़, खुशाब, बलूचिस्तान। आज़ाद कश्मीर के आम इंतखाबात के लिए उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त के इजरा के साथ सियासी जमातों को इंतखाबी निशानात भी अलॉट कर दिए गए हैं। अदील अहमद की रिपोर्ट देखिए। आज़ाद जम्मू कश्मीर इलेक्शन कमीशन की जानब से रवां माह की 25 तारीख को होने वाले आम इंतखाबात में हिस्सा लेने वाले उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त जारी कर दी गई है। इंतखाबात में हिस्सा लेने वाली 32 सियासी जमातों को इंतखाबी निशानात अलॉट कर दिए गए हैं। कैंडिडेट्स की लिस्ट फाइनल होने के बाद उनकी जो हतमी इशात हो चुकी हुई है, आज़ाद उम्मीदवारान के लिए जो हमारे फार्म 42 रूल्स के साथ अटैच्ड फार्म है, उसमें से वो कोई भी निशान जो है वो मुंतखब कर सकते हैं और उनको निशान अलॉट हो सकता है। इंतखाबात में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बल्ले के निशान के साथ मैदान में उतरेगी, जबकि मुस्लिम लीग नून शेर, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तीर, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस घोड़े और जमात इस्लामी तराजू के निशान के साथ इंतखाबात में हिस्सा लेंगी। इंतखाबात में हिस्सा लेने वाली दीगर सियासी जमातों को भी इंतखाबी निशानात अलॉट कर दिए गए हैं। अदील अहमद खान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, मुजफ्फराबाद, आज़ाद कश्मीर। आज़ाद कश्मीर में PTI की इंतखाबी मुहिम भरपूर अंदाज में जारी है। डडियाल और चकसवारी में अवामी इज्तिमा से खिताब करते हुए वफाकी वज़ीर मवासलात मुराद सईद ने कहा कि पाकिस्तान को वज़ीर आज़म इमरान खान की सूरत में एक निडर, बहादुर और खुददार लीडर मिला है। उन्होंने कहा कि आज़ाद कश्मीर के अवाम ने PTI के हक़ में फ़ैसला दे दिया है। मुराद सईद ने कहा कि आज़ाद कश्मीर से ताल्लुक़ रखने वाले बड़ी तादाद में बैरून मुल्क मुकीम हैं। हम ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को वोट का हक़ दिला कर रहेंगे। उन्होंने कहा कि इमरान खान ने कश्मीर का सफ़ीर बनकर अपना वादा पूरा कर दिया। वो जमाना क्या कि जब एक फोन कॉल पे आपको अड्डे देने पड़ते थे। आज इमरान खान वजीर आजम है जो गैरत की बात करता है, जो खुददारी की बात करता है, जो नो मोर की बात करता है। हमने वो मनाजिर भी देखे कि जब मोदी को अपने नवासी के शादियों पे जाती घर रायवन बुलाया जाता रहा। हमने वो मनाजिर भी देखे जब वो आम की पीटियां यहाँ से बेचते थे और इंडिया गए तो हुर्रियत रहनुमाओं से तो मुलाकात का टाइम नहीं था, लेकिन इंडियन बिजनेसमैन सजन जंदाल से मिलना और भारतीय अदाकारों से आप मिल सकते थे। ये सवाल हम सबको पूछने हैं कि 3-3, 4-4 बारियां आपको यहाँ पे भी मिली। आपने आजाद कश्मीर के लोगों के लिए क्या किया? वफाकी वज़ीर उमूर कश्मीर अली अमीन गंडापुर ने कहा कि माजी की हुकूमतों ने आज़ाद कश्मीर की अवाम को तरक्की के सफ़र में नज़रअंदाज किया। तहरीक इंसाफ कामयाब होकर खित्ते को तरक्की की शाहराह पर गामज़न करेगी।
इमरान खान की जो आवाज़ है, उसका जो मकसद है, वो उसकी ज़ात का नहीं बल्कि हमारे बच्चों का, हमारे आने वाली नस्लों का मुस्तकबिल उससे मुंसलिक है। हम ये वोट अपने आने वाली नस्लों के लिए देंगे, हम ये वोट मकबूजा कश्मीर के लिए देंगे, हम ये वोट आज़ाद कश्मीर के लिए देंगे, हम ये वोट पाकिस्तान के लिए देंगे। जैसे इंशाल्लाह हमारी असम्बली यहाँ पे आएगी, हमारी हुकूमत आएगी, पहले इंशाल्लाह हमारे नुमाइंदे तहरीक इंसाफ के और आपके नुमाइंदे इंशाल्लाह ओवरसीज को आज़ाद कश्मीर में वोट का हक दिलाएंगे। इस मौके पर मुकर्रीन ने कहा कि आज़ाद कश्मीर के अवाम 25 जुलाई को निडर क़यादत का इंतखाब करके तब्दीली के नए दौर का आगाज़ करेंगे। साबिक भारतीय आर्मी चीफ जनरल बिपिन रावत की सियासी तकर्री हिंदुस्तानी फौज के पोल खोलने लगी। भारतीय चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ और एयर चीफ के इख्तलाफात मीडिया में खुलकर सामने आ गए। तफसील इमरान मनसब खान से। Big news coming in. Military turf war explodes after CDS General Bipin Rawat called Indian Air Force a support arm of the military. IAF chief counters, says Indian Air Forces is not a support arm. पुलवामा और डोकलम में हजीमत के बाद भारतीय दिफाई अमूर संभालने वाले आपस में ही लड़ पड़े। चीफ ऑफ जनरल स्टाफ का ओहदा हासिल करने के लिए साबिक भारतीय आर्मी चीफ जनरल बिपिन रावत ने मोदी की खुशनुदी हासिल करने के लिए जो कुछ किया वो किसी से ढका छुपा नहीं। भारतीय सीडीएस जनरल बिपिन रावत और एयर चीफ के इख्तलाफात मीडिया में खुलकर सामने आने के बाद भारतीय अफवाज की झूठी शान शौकत दुनिया के सामने अयां हो गई। जनरल बिपिन रावत ने जमीनी अफवाज को बरतर कहा, पुलवामा में हजीमत के बाद भारतीय एयरफोर्स को मावन कहा। Just as the artillery supports or the engineer support the combatant arms in the army. Okay. They will be a supporting arm, but they have a charter. They have an air defense charter and supporting the ground forces in times of operations. जिसके जवाब में भारतीय एयर चीफ ने सीडीएस जनरल बिपिन रावत को खातर में न लाते हुए उनके बयान की नफी कर दी। The chief of defense staff countered that, saying even now they're split in 5 commands. They can be moved from one command to the other as when required. साबिक भारतीय आर्मी चीफ जनरल बिपिन रावत को कभी राफेल तैयारों में करप्शन, कभी पुलवामा और डोकलम में हजीमत और कभी सियासी अमूर में मुदाखलत करके जिल्लत और रुसवाई का सामना रहा है। माहिरीन के मुताबिक हिंदुस्तान अपने चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत और एयर चीफ के माबैन इख्तियारात की जारी जंग के बाद किसी भी अमली जंग में कामयाबी का सोचे भी ना। इमरान मनसब खान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने मकबूजा कश्मीर के लोगों, आज़ाद कश्मीर, पाकिस्तान और दुनिया के दीगर हिस्सों में रहने वाले आज़ाद पसंद कश्मीरियों से अपील की है कि वो रवामा 6 से 13 जुलाई तक हफ्ता शहदा मनाएं। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने हफ्ता शहदा के सिलसिले में मुख्तलिफ प्रोग्राम्स के हवाले से एक कैलेंडर भी जारी किया है। कैलेंडर के मुताबिक मारूफ नौजवान रहनुमा बुरहान मुजफ्फरवानी और उनके साथियों की शहादत की 5वीं बरसी की मुनासिबत से 8 जुलाई को यौम मज़ाहमत जबकि 13 जुलाई को यौम शहदा मनाया जाएगा और मकबूजा वादी में मुकम्मल हड़ताल होगी। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने 8 जुलाई को तराल जबकि 13 जुलाई को श्रीनगर में मज़ार शहदा नक्शबंद साहब की तरफ से मार्च की भी कॉल दी है। बुरहान वानी और दीगर शहदा को खराज अकीदत पेश करने के लिए मकबूजा इलाके में पोस्टर्स चस्पा किए गए हैं। ये पोस्टर्स जम्मू कश्मीर शहदा वारिसीन, पॉलिटिकल रेजिस्टेंस मूवमेंट, जस्टिस एंड पीस इनिशिएटिव, जस्टिस लीग, कश्मीर रेजिस्टेंस मूवमेंट और जम्मू कश्मीर हुर्रियत फोरम ने चस्पा किए। भारतीय फौजियों की तरफ से गुज़श्ता रोज़ 5 नौजवानों के कत्ल के खिलाफ जिला पुलवामा के इलाके राजपुरा में लोगों ने ज़बरदस्त एहतजाजी मुजाहिरा किया। मुजाहिरीन ने भारत मुखालिफ और आज़ादी के हक में नारे लगाए। मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए भारतीय पुलिस और फौजियों ने आंसू गैस के गोले दागे और पैलेट फायर किए। हुर्रियत रहनुमाओं शबीर अहमद डार, ख्वाजा फिरदौस, अब्दुल समद इनकलाबी, जम्मू और कश्मीर एम्प्लॉयज़ मूवमेंट और मैस मूवमेंट ने अपने बयानात में शहीद नौजवानों को शानदार खराज अकीदत पेश किया है। सियासी माहिरीन और तज्जियाकारों ने श्रीनगर में अपने इंटरव्यूज़ में कहा कि जम्मू में भारतीय एयरफोर्स स्टेशन पर ड्रोन हमलों के बारे में अक्सर ट्वीट्स रॉस से मुंसलिक अफराद की तरफ से किए गए हैं। उन्होंने कहा कि भारत की तरफ से जारी की जाने वाली मुबैना ड्रोन हमले की तस्वीर जाली हैं। हकीकत यह है कि मोदी अंदरूनी और आलमी महाजों पर अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए पाकिस्तान के खिलाफ इल्ज़ामात लगा रहे हैं। तहरीक वहादतुल इस्लामी और जम्मू और कश्मीर यंग मेंस लीग के नायब चेयरमैन जाहिद अशरफ ने अपने बयानात में ड्रोन हमले का जिम्मेदार पाकिस्तान को ठहराने और बगैर किसी सबूत के इस पर इल्ज़ामात लगाने पर भारत की शदीद मजम्मत की है। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सदर महबूबा मुफ्ती ने एक ट्वीट में मकबूजा इलाके में मुबैना झड़पों पर भारतीय फोर्सेज के एहलकारों को जवाबदेह बनाने का मुतालबा किया है। उन्होंने कहा कि भारतीय फोर्सेज ने जिला कुलगाम में 17 साला जाकिर बशीर को अपने घर से घसीट कर बाहर निकाला, तशद्दुद का निशाना बनाया और फिर गोली मारकर कत्ल कर दिया।
इस्लामाबाद में कश्मीर कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए मुकर्रीन ने मकबूजा इलाके में काबिज भारतीय फोर्सेज की तरफ से जुल्म सितम की बढ़ती हुई कार्रवाइयों की मजम्मत करते हुए कहा कि ओछे हथकंडों से कश्मीरियों के हौसले हरगिज पस्त नहीं किए जा सकते। मुकर्रीन ने कहा कि भारत मकबूजा कश्मीर में गैर कानूनी कब्जा करके कश्मीर की डेमोग्राफी तब्दील कर रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा और आलमी ताकतें भारत को आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जियों से रोकें और मसला कश्मीर को अपनी मुतालिका करारदादों और कश्मीरियों की ख्वाहिशात के मुताबिक हल करें। कुछ बात करेंगे कोरोना सूरत हाल की। दुनिया भर में कोरोना वायरस से मुतासर अफराद की तादाद 18 करोड़ 42 लाख से तजावुज़ कर गई है। खतरनाक वायरस अब तक कई जिंदगियों के चिराग गुल कर चुका है। कोरोना वायरस के मरीजों के एतबार से अमेरिका बदस्तूर सर फहरिस्त, भारत दूसरे और ब्राज़ील तीसरे नंबर पर है। दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में भारतीय किस्म का कोरोना वायरस डेल्टा तेजी से फैल रहा है। यूरोप के बेशतर मुल्कों में डेल्टा के मरीज सामने आ रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया की रियासत न्यू साउथ वेल्स के शहर सिडनी में एक रोज़ के दौरान नए वायरस डेल्टा के मुतअद्दिद केसेस सामने आने के बाद इंतजामिया परेशानी में मुब्तला हो गई है। मामले पर काबू पाने के लिए वैक्सीनेशन का अमल तेज़ कर दिया गया है, जबकि लॉकडाउन और SOPs पर भी सख्ती से अमल दरामद को यकीनी बनाया जा रहा है। जर्मनी में डेल्टा वायरस से निपटने के लिए वैक्सीन की डबल किस्म को इस्तेमाल करने का ऐलान किया है। बर्लिन में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए वज़ीर सेहत जेन्स स्प्रेन ने कहा कि कोविड-19 की खतरनाक किस्म डेल्टा पर काबू पाने के लिए मुदाफ़ती निज़ाम को ज़्यादा मजबूत बनाना होगा। रूस में भी कोरोना से रिकॉर्ड अमवात और केसेस सामने आए हैं। ताज़ा तरीन आदादोशुमार के मुताबिक रूस में 24,500 से ज़्यादा केसेस सामने आए हैं, जबकि 700 अमवात की तस्दीक हुई है। कोरोना और इसकी नई किस्म डेल्टा इंडोनेशिया में भी दोबारा फैलने लगी है। वहां 2 रोज़ में कोरोना के 54,000 से ज़्यादा केसेस सामने आ चुके हैं। ज़्यादा केसेस बाली और जावा के जज़ायर में सामने आए हैं, जहां इंतज़ामिया ने सख्त पाबंदियां नाफिज कर दी हैं और SOPs पर सख्ती से अमल दरामद कराने के लिए 50,000 से ज़ायद पुलिस और सिक्योरिटी एहलकारों को जिम्मेदारियाँ सौंप दी गई हैं। आलमी इदारा सेहत ने कोरोना और इसके भारतीय किस्म डेल्टा पर काबू पाने के लिए स्कूलों में कोरोना टेस्टिंग की तजवीज़ दी है। स्कूलों में स्टाफ और बच्चों में अलामात ना होने पर भी वहां कोरोना के टेस्ट किए जाने चाहिए। भारतीय हुकूमत वायरस की लहर के दौरान मौसर इक़दाम करने में बुरी तरह नाकाम रही, जिसके बायस कोविड की भारतीय किस्म डेल्टा दुनिया भर में तेज़ी से फैल रही है। गुज़िश्ता एक हफ्ते के दौरान भारत कोरोना केसेस में इजाफे के एतबार से दुनिया भर में दूसरे नंबर पर है, जहां 7 रोज़ में 3,19,000 केसेस रिपोर्ट हुए, जबकि 6,544 अफराद लुकमाया चल बने हैं। भारत में गुज़िश्ता रोज़ मजीद 800 के करीब अफराद जान की बाजी हार गए, जिसके बाद मरने वालों की तादाद 4 लाख से तजावुज़ कर गई। गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान मजीद 47,000 से ज़्यादा अफराद में वायरस की तस्दीक हुई है। भारत में अब तक ब्लैक फंगस के 41,000 से ज़ायद केसेस की तस्दीक हो चुकी है। फ्रांस में भारत को फरोख्त किए गए राफेल तैयारों के सौदे की तहकीकात के लिए एक जज की तकर्री की गई है। फ्रांस की पब्लिक प्रोसिक्यूशन सर्विसेज की फाइनेंशियल क्राइम ब्रांच ने कहा है कि इस सौदे में बदनवानी और जानिबदारी के इल्ज़ामात की तहकीकात कराई जाएगी। इस मामले में भारतीय वज़ीर आज़म मोदी पर कमीशन लेने का इल्ज़ाम है। और यहाँ आपको बताएंगे कि फिलिपाइन में फौजी तैयारा गिरकर तबाह हो गया, जिसमें 85 अफराद सवार थे। C-130 तैयारा सुबह सोलो के जोलो जजीरे पर उतरने की कोशिश करने के दौरान गिरकर तबाह हुआ। फिलिपाइन के वज़ीर दिफा के मुताबिक हादसे में 17 अफराद हलाक हुए, जबकि 40 अफराद को C-1 तैयारे के मलबे से जिंदा बचा लिया गया है। जहाज़ में सवार मुसाफिरों में से ज़्यादातर हाल ही में बुनियादी फ़ौजी तरबियत से फारिग तहसील हुए थे। उधर जापान के वस्ती शहर अटामी में शदीद बारिशों के नतीजे में लैंड स्लाइडिंग से 2 अफराद हलाक, जबकि 20 अफराद लापता हो गए। शदीद बारिश और मिट्टी के तोदे गिरने से कई मकान ज़ेर-ए-आब आ गए और कच्ची इमारतें गिर गईं। जापानी वज़ीर आज़म योशिहाइडे सुगा ने मुतासरा इलाकों में लोगों की इमदाद के लिए हंगामी टास्क फोर्स तश्कील देते हुए कहा कि इस बात का इम्कान है कि 130 से ज़्यादा मकानात और इमारतें तबाह हुई हैं। उन्होंने कहा कि वो जानों के ज़िया पर सोगवार हैं। इमदादी कामों में 140 फ़ौजी एहलकार समेत 1000 के करीब इमदादी कारकुन शामिल हैं। इमदादी कारकुनों की मदद से 80 अफराद को जिंदा बचा लिया गया। अटामी शहर में तकरीबन 2830 घर हैं जिनको इन हालात में बिजली की बंदिश का सामना है। नाज़रीन, पाकिस्तान के मुख्तलिफ शोबों में तरक्याती कामों और अहम सरगर्मियों के हवाले से देखते हैं वीकली राउंड अप।
खेलों की खबरों में खुश आमदीद। सबसे पहले बात करते हैं इस्लामाबाद में कश्मीर प्रीमियर लीग ड्राफ्ट की रंगारंग तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब PTV स्पोर्ट्स पे बराह रास्त दिखाई गई। शाहिद आफरीदी, वसीम अकरम, इंजमामुल हक, अब्दुल रज़ाक, शोएब मलिक ने ड्राफ्ट तकरीब में खुसूसी शिरकत की। तकरीब से खिताब करते हुए सेनेटर फैसल जावेद और चेयरमैन कश्मीर कमेटी शहरियार आफरीदी ने कहा कि कश्मीर प्रीमियर लीग के जरिए न सिर्फ कश्मीर के नौजवानों को आगे बढ़ने का मौका मिलेगा बल्कि दुनिया में मसला कश्मीर को उजागर करने में भी मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि KPL को भरपूर सपोर्ट हासिल है, हम सब मिलकर इसे कामयाब बनाएंगे। तकरीब में लीग की 6 टीमों ने ओवरसीज, प्लेटिनम, डायमंड, गोल्ड, सिल्वर और एमर्जिंग कैटेगरी में खिलाड़ियों का इंतखाब किया है। रावलाकोट हॉक्स ने शाहिद आफरीदी, मुजफ्फराबाद टाइगर्स ने मोहम्मद हफीज़ और मीरपुर रॉयल्स ने शोएब मलिक को बतौर आइकन प्लेयर मुंतखब किया है। ओवरसीज वॉरियर्स ने जनूबी अफ्रीका के हर्षल गिब्स का इंतखाब किया है। प्लेटिनम कैटेगरी में बाग स्टैलियंस ने शान मसूद का इंतखाब किया, जबकि कामरान अकमल कोटली लायंस, सोहेल तनवीर को मुजफ्फराबाद टाइगर्स, शजील खान को मीरपुर रॉयल्स, हैदर अली को ओवरसीज वॉरियर्स और मोहम्मद हसनैन को रावलाकोट हॉक्स ने मुंतखब किया है। कश्मीर प्रीमियर लीग 6 से 16 अगस्त तक मुजफ्फराबाद में ही खेली जाएगी। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इंग्लैंड ने पाकिस्तान के खिलाफ एक रोज़ा मैचेस की सीरीज़ के लिए 16 रुकनी स्क्वाड का ऐलान कर दिया है। श्रीलंका के खिलाफ सीरीज़ में हिस्सा लेने वाले स्क्वाड को बरकरार रखा गया है। इयन मॉर्गन इंग्लिश टीम की क़यादत करेंगे। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान 3 मैचेस की वनडे सीरीज़ का पहला मैच 8 जुलाई को कार्डिफ में खेला जाएगा। यूरो कप फुटबॉल 2020 के दिलचस्प और सनसनीखेज मैचेस जारी हैं। इवेंट का सेमीफाइनल्स लाइनअप मुकम्मल हो गया है। इंग्लैंड और डेनमार्क ने लास्ट 4 में रसाई हासिल कर ली है। रोम में खेले गए क्वार्टर फाइनल में इंग्लैंड ने यूक्रेन को यकतरफा मुकाबले के बाद 4 गोल से शिकस्त देकर सेमीफाइनल में जगह पक्की की है। फातेह टीम की जानिब से हैरी केन ने 2 जबकि हैरी मैकाइवर और जॉर्डन हेंडरसन ने 1-1 गोल किया है। मैच जीतने के बाद इंग्लिश शायकीन ने खुशी का इजहार करते हुए ज़बरदस्त जश्न भी मनाया। बाकू में खेले गए दूसरे क्वार्टर फाइनल में डेनमार्क ने जमहूरिया चेक को 1 के मुकाबले में 2 गोल से मात दी। फातेह टीम की जानिब से थॉमस डैनले और कैस्पर ने 1-1 गोल किया, जबकि जमहूरिया चेक की तरफ से वाहिद गोल पैट्रिक शेक ने किया। डेनमार्क की आवाम ने अपनी टीम के लास्ट 4 में जगह बनाने पर खूब जश्न मनाया। पहले सेमीफाइनल में इटली और स्पेन की टीमें 6 जुलाई को आमने सामने होंगी, जबकि 7 जुलाई को दूसरे सेमीफाइनल में इंग्लैंड का मुकाबला डेनमार्क से होगा। And this time Schmeichel's beaten and Patrick Schick has claimed another goal. स्पोर्ट्स डेस्क से अब तक के लिए इतना ही। अब चलते हैं मेन डेस्क की जानिब। शुक्रिया शफीक। खेलों की खबरों के साथ ही खबरनामा हुआ मुकम्मल। न्यूज़ टीम के हमरा मनाजिर हुसैन और नाजिया कमल को दीजिए इजाजत। देखते रहिए पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़।